Hello dear students, welcome back to Science Wise. Today in this video we are going to study about chapter or unit 4 that is atomic structure या फिर structure of atom. ठीक है, और इस चैप्टर में बच्चे हम क्या पढ़ेंगे? पहली बात तो ये क्लास 7th का चैप्टर है केमिस्ट्री का, वो भी ICSE बोर्ड का. ठीक है, तो इस चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं बच्चे? इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में. एटम क्या होता है वो, डाल्टन थ्योरी, फंडामेंटल पार्टिकल्स ऑफ एटम, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ एटम यानी कि एटॉमिक नंबर, मॉलिक्यूल, एटॉमिसिटी, रेडिकल्स, फिर इसके बाद केमिकल फॉर्मूला, फिर उसकी वैलेंसी. ठीक है, फिर फॉर्मूला मेकिंग और पीरियोडिक टेबल. ठीक है, इतना ही हम इस वीडियो में पढ़ेंगे. तो लेट अस स्टार्ट विथ द चैप्टर. लेट अस डिस्कस अबाउट दिस चैप्टर. सो सबसे पहला वर्ड मुझे यहाँ दिख रहा है मैटर. मैटर क्या होता है? कोई भी ऐसी चीज जो कि स्पेस और मास ऑक्यूपाई कर ले वो क्या है? मैटर. अब मैटर किससे बना हुआ है? मैटर बना हुआ है एटम से. एटम क्या होते हैं? एटम्स आर द टाइनी पार्टिकल्स, राइट? और यही टाइनी पार्टिकल्स को हम क्या बोलते हैं? बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ द मैटर. क्लियर? अब यहाँ पे हम परमाणु भी बोलते हैं. परमाणु क्या हो गया? परमाणु जो है हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि मैटर इज मेड अप ऑफ वेरी स्मॉल पार्टिकल्स कॉल्ड परमाणु. परमाणु मीन्स परम मीन्स बियॉन्ड एंड अणु मीन्स एटम. ठीक है, बियॉन्ड द एटम जो होगा वो परमाणु है. ठीक है, अब एटम की अगर हम बात करते हैं तो ये ग्रीक वर्ड से बना हुआ है जिसको हम एटमस बोलते हैं या एटम्स बोलते हैं, जो कि इनडिविजिबल है, जो कि डिवाइड नहीं हो सकते. ठीक है, अब जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल है जो कि मैटर की क्या रखता है? सारी की सारी प्रॉपर्टीज मैटर की रखता है, तो वो उसे हम क्या बोल देंगे? एटम बोल देंगे. ये इसकी डेफिनेशन हो गई. ठीक है, और ये एग्जिस्ट करे इंडिपेंडेंटली और ना भी करे. ठीक है, तो अब मैं एक बार शॉर्ट में आपको बता देती हूँ. द स्मॉलेस्ट पार्टिकल दैट एग्जिबिट ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ द मैटर एंड मे और मे नॉट हैव इंडिपेंडेंटली एग्जिस्टेंस इन इज कॉल्ड एन एटम. ठीक है, एटम वो है जो मैटर की सारी प्रॉपर्टीज रखता है, उसे हम क्या बोल देंगे? एटम. ये इंडिपेंडेंटली और इंडिपेंडेंटली नहीं भी एग्जिस्ट करता है. ठीक है, अब हम डाल्टन एटॉमिक थ्योरी की अगर बात करते हैं तो ये है जॉन डाल्टन की फोटो. आप अच्छे से देख लीजिए कि ये जॉन डाल्टन जी हैं. इन्होंने क्या किया? एक थ्योरी दे दी एटम को लेकर, और उसी थ्योरी के कुछ आई थिंक सो 6 पोस्टुलेट्स आपको दिए गए हैं आपके सिलेबस में. तो वही 6 पोस्टुलेट्स को हमको पढ़ना है. तो पहले इन्होंने बता दिया कि मैटर इज मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स कॉल्ड एटम. ये हम पढ़ ही रहे हैं कि मैटर जो है वो बहुत ही स्मॉल पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है और उसको हम एटम बोलते हैं. एटम कैन नॉट बी डिवाइडेड फर्दर. एटम को हम डिवाइड नहीं कर सकते और वो इंडिविजिबल होते हैं. ठीक है, इन्होंने ये बोल दिया. एटम कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड. हम ना एटम को क्रिएट करते हैं ना ही उसको डिस्ट्रॉय करते हैं. ठीक है, एटम ऑफ द सेम एलिमेंट आर आइडेंटिकल इन ऑल एस्पेक्ट्स लाइक मास, साइज एंड प्रॉपर्टी. एक एटम है किसी भी एलिमेंट का, तो उस एलिमेंट के जितने भी एटम होंगे उनका मास सेम होगा, उनकी साइज सेम होगी, उनकी प्रॉपर्टी सेम होगी. अब एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट डिफर फ्रॉम ईच अदर. अब जो दूसरे एलिमेंट के एटम्स हैं वो डिफर करेंगे किसमें? मास में, साइज में, प्रॉपर्टीज में. ठीक है, व्हेन एटम्स कंबाइंड दे डू सो इन सिंपल न्यूमेरिकल रेशो. और जब भी कोई एटम कंबाइंड होता है उनका एक न्यूमेरिकल रेशो होता है. जैसे कि अगर मैं CO2 की बात करती हूं तो कार्बन के एक ही एटम कंबाइंड हो रहा है किसके साथ? ऑक्सीजन के 2 एटम के साथ. ठीक है, तो ये इनका एक रेशो है. H2O की भी अगर हम बात कर लें तो H2O में क्या हो रहा है? ऑक्सीजन का एक ही एटम है और हाइड्रोजन के 2 एटम है. तो ये एक इनका न्यूमेरिकल रेशो हो गया. अब जब हम फंडामेंटल पार्टिकल की बात करते हैं तो फंडामेंटल पार्टिकल्स के बारे में मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी में बताया गया है. ठीक है, कि डिस्ट्रक्टिबल होते हैं. एटम्स आर डिस्ट्रक्टिबल और इनको 3 उसमें डिवाइड कर दिया है, 3 पार्टिकल्स में डिवाइड कर दिया है. वो कौन कौन से पार्टिकल है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन. ठीक है, और इन्हीं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन को हम क्या बोल देते हैं? सब एटॉमिक पार्टिकल्स. तो सब एटॉमिक पार्टिकल में पहला जो है वो है इलेक्ट्रॉन. इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर किया था जे थॉमसन ने और ईयर क्या रहा उनका? 1897. ठीक है, 1897 में जे थॉमसन ने किसको डिस्कवर किया था? इलेक्ट्रॉन को. और इलेक्ट्रॉन क्या है? इलेक्ट्रॉन जो है वो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है. ठीक है, इसकी 1 यूनिट नेगेटिव चार्ज होती है और इसका मास कितना होता है इलेक्ट्रॉन का? 9.1 into 10 to the power minus 28 ग्राम इसका मास होता है. ठीक है, और ये मास बिल्कुल लाइटेस्ट होता है, नेग्लिजिबल मास. नेग्लिजिबल इन द सेंस कि लाइटेस्ट पार्टिकल है, इसलिए हम उसका नेग्लिजिबल मास मान रहे हैं.
और ये कहाँ लोकेटेड होता है बच्चे? ये लोकेटेड होता है आउटर शेल में, ठीक है। तो अगर मैं आपको डायग्राम के उससे बताऊं तो ये आपका प्रोटॉन हो गया जो कि आपके न्यूक्लियस में प्रेजेंट है, ये उसकी ऑर्बिट्स हो गई, ठीक है, किसी भी एटम की ऑर्बिट हो गई। और इलेक्ट्रॉन कहाँ प्रेजेंट होता है? ये इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है ऑर्बिट्स में, ठीक है। ई नेगेटिव से हम इलेक्ट्रॉन को शो कर दे रहे हैं, तो ये ई नेगेटिव से हमने इलेक्ट्रॉन को शो किया हुआ है। तो इलेक्ट्रॉन कहाँ प्रेजेंट होगा? आउटर शेल में। ये जे थॉमसन की फोटो आप देख लीजिए अच्छे से। फिर आए गोल्डस्टीन, उन्होंने डिस्कवर कर दिया किसको? प्रोटॉन्स को। प्रोटॉन्स के डिस्कवरी का ईयर क्या था? 1898। पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल बता दिया इसको, इसका भी 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज होता है और इसका एटॉमिक मास कितना होता है? 1.672 into 10 to the power minus 24 ग्राम। इट इज लोकेटेड इनसाइड द न्यूक्लियस। ये देखो मैंने पहले ही आपको बता दिया कि ये इनसाइड द न्यूक्लियस कौन है? प्रोटॉन है, ठीक है बच्चे, इतना क्लियर हो गया। अब हम आ जाते हैं न्यूट्रॉन्स पे। न्यूट्रॉन्स क्या है? न्यूट्रॉन्स जो है उसको डिस्कवर किया था किसने? जेम्स चैडविक ने। ये जेम्स चैडविक की फोटो है, ठीक है। ये इन्होंने डिस्कवर कर दिया था 1932 में। और ये कैसे होते हैं? न्यूट्रल पार्टिकल होते हैं, ना तो ये पॉजिटिव होते हैं ना ही ये नेगेटिव होते हैं, और इनके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं होता है, ठीक है। मास ऑफ ए न्यूट्रॉन कितना होता है? मास जो होता है न्यूट्रॉन का वो प्रोटॉन के मास के नियरली इक्विवेलेंट होता है, एग्जैक्टली नहीं पर नियरली। देखो नियरली इसलिए क्योंकि यहाँ पे 7.5 है और वहां प्रोटॉन के मास में 7.2 था, तो नियरली बोल सकते हैं ना। 1.675 into 10 to the power minus 24 gram is nearly equal to the mass of the proton. It is also located in nucleus. अब जब हम बेसिक स्ट्रक्चर की बात करते हैं एटम्स के, तो एटम्स का जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसमें 3 चीजें होती हैं। पहला होता है प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन्स जो है वो आपको ये ऑर्बिट में येलो येलो कलर के दिख रहे हैं, गोल्डन कलर के, ये इलेक्ट्रॉन्स हो गए, ठीक है। ये जो ब्लू ब्लू कलर के दिख रहे हैं आपको बच्चे, ये प्रोटॉन हो गए। और ये कैसे होते हैं? ये पॉजिटिवली चार्ज होते हैं। इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो नेगेटिवली चार्ज होते हैं, ठीक है। और न्यूट्रॉन जो होते हैं ना तो उनपे पॉजिटिव चार्ज होता है ना ही उनपे कोई नेगेटिव चार्ज होता है, ठीक है। ये हो गए आपके न्यूट्रॉन, क्लियर हुआ। अब यहाँ डू यू नो में एक बहुत ही अच्छी बात लिख दी है इन्होंने कि एन एटम एज अ होल इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल बिकॉज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू द नंबर ऑफ प्रोटॉन। ये बात बहुत काम की चीज है, तो ये आप याद रखिएगा कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ प्रोटॉन के बिल्कुल इक्वल होता है। द प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन जो होते हैं इनके पास इक्वल और अपोजिट चार्जेस होते हैं, और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का अगर नंबर 1 है तो इनके चार्जेस भी एक जैसे ही होंगे, मतलब इक्वली अपोजिट चार्जेस, ठीक है। अब हम आ जाते हैं कि अच्छा हाँ, न्यूक्लियॉन्स। न्यूक्लियॉन्स किसको बोलते हैं? ये हो गया न्यूक्लियॉन। जब आपके प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स जो है वो न्यूक्लियस में एक साथ रहते हैं तो इनको हम न्यूक्लियॉन्स बोल देते हैं, ठीक है। फिर हम बात करते हैं एटॉमिक नंबर की। एटॉमिक नंबर क्या होता है? एटॉमिक नंबर कुछ नहीं होता है, एटॉमिक नंबर होता है कि नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो किसी भी एलिमेंट का जो नंबर होता है किसका? प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का, वही क्या है? एटॉमिक नंबर। जैसे कि यहाँ पे हमने ले लिया कार्बन का एग्जाम्पल, ठीक है। एग्जाम्पल हमने किसका लिया? कार्बन का। तो कार्बन का इन्होंने बोल दिया एटॉमिक नंबर 6 है। इसका मतलब ये हुआ कि उसके अंदर प्रोटॉन भी 6 है और इलेक्ट्रॉन भी कितने हैं? 6, ठीक है। अब हम बात करते हैं मॉलिक्यूल्स की। तो मॉलिक्यूल्स क्या है? Molecules of the same element or different element combine to form a molecule, मतलब कि सेम एलिमेंट के जो एटम होते हैं वो कंबाइंड होते हैं मॉलिक्यूल को फॉर्म करने के लिए, और डिफरेंट एलिमेंट के भी जो एटम्स होते हैं वो कंबाइंड होते हैं क्या करने के लिए? मॉलिक्यूल फॉर्म करने के लिए। जैसे कि ये ऑक्सीजन हो गया, ये भी एक ऑक्सीजन हो गया, ये दोनों क्या हुए? कंबाइंड हुए, मतलब एक साथ जुड़े और इन्होंने क्या बना लिया? O2 का मॉलिक्यूल, यानी कि ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, ठीक है। O2 बन गया ये। फिर इसके बाद जो डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम हैं वो साथ में कंबाइंड हुए, जैसे हाइड्रोजन और क्लोरीन, तो ये इन्होंने क्या बना दिया? HCl, यानी कि हाइड्रोजन क्लोराइड, ठीक है। इसका मॉलिक्यूल बन गया हाइड्रोजन क्लोराइड मॉलिक्यूल, ठीक है। फिर इसके बाद मॉलिक्यूल इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ प्योर सब्सटेंस। मॉलिक्यूल क्या है? स्मॉलेस्ट पार्टिकल है किसी प्योरेस्ट सब्सटेंस का, ठीक है। और ये कैसा होता है? इट कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, ये इंडिपेंडेंटली भी एग्जिस्ट करता है, मतलब स्वतंत्र एग्जिस्ट करता है, और ये अपनी केमिकल फिजिकल प्रॉपर्टी को
रिटेन्ड कर लेता है, रिटेन करता है, ठीक है। मॉलिक्यूल ऑफ एन एलिमेंट, जब हम मॉलिक्यूल ऑफ एन एलिमेंट की बात करते हैं तो देखो ऑक्सीजन ऑफ सेम काइंड की बात कर रहे हैं, मतलब एक ही एलिमेंट के दो मॉलिक्यूल ले लिए, ऑक्सीजन के हमने दो मॉलिक्यूल ले लिए और उनको कंबाइन किया, तो इन्होंने क्या बना लिया, ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल बना लिया। यहाँ नाइट्रोजन ले लिया, उनको कंबाइन किया, तो इन्होंने क्या बना लिया, नाइट्रोजन का मॉलिक्यूल बना लिया। कंपाउंड मॉलिक्यूल ऑफ अ कंपाउंड, अब हम कंपाउंड की बात कर रहे हैं, इसका मतलब हमने अलग अलग एलिमेंट के क्या लिए हुए हैं, एटम्स लिए हुए हैं। जैसे मैंने हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को ले लिया, तो ये अलग अलग एलिमेंट हो गए। अब इनके मैंने मॉलिक्यूल्स बनाने हैं, ठीक है। तो मैंने मॉलिक्यूल बना लिया किसका, वाटर मॉलिक्यूल, इसमें क्या है, H के दो एटम्स हो गए और ऑक्सीजन का एक एटम हो गया, तो इसने बनाया H2O का मॉलिक्यूल, ठीक है। O मतलब ऑक्सीजन, C मतलब कार्बन, O मतलब ऑक्सीजन, तो इन्होंने कंबाइंड होकर क्या बना लिया, CO2 बनाया, ठीक है। मतलब कार्बन का एक और दो ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल, तो इन्होंने बनाया कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल। अब जब हम एटॉमिसिटी की बात करते हैं तो बेटा मैं बिल्कुल शॉर्ट में ये समझाने के मूड में हूं कि एटॉमिसिटी क्या होती है, कि कितने एटम प्रेजेंट है, किसी भी मॉलिक्यूल में कितने एटम प्रेजेंट है वो एटॉमिसिटी होती है, ठीक है। द नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल इज कॉल्ड एटॉमिसिटी। जैसे अगर मोनो एटॉमिक लिखा है तो इसका मतलब ये है कि एक ही एटम प्रेजेंट है, वो मोनो एटॉमिक हो गया। जैसे कि हम एग्जाम्पल की बात करते हैं तो एग्जाम्पल हो गया सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, Fe, ये मेटल्स के एग्जाम्पल हो गए। अब मेटलॉइड्स में बोरॉन, आर्सेनिक, सिलिकॉन, जर्मेनियम, एंटीमनी। अब ये सिंबल याद कर लेना, सोडियम का क्या हो गया, Na हो गया, पोटेशियम का क्या हो गया, K हो गया, कैल्शियम का Ca, मैग्नीशियम का Mg, आयरन का Fe, ठीक है। ये सिंबल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मेटलॉइड्स की बात कर रहे हैं हम, बोरॉन, बोरॉन का सिंबल होता है B, आर्सेनिक का As, सिलिकॉन का Si, जर्मेनियम का Ge, एंटीमनी का Sb, ठीक है। तो ये सिंबल बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए, आपको याद कर ही लेना है ये। नोबल गैसेस की अगर हम बात करते हैं तो इनर्ट गैस में हमारे पास हीलियम हो गया, हीलियम का सिंबल है He, नियॉन Ne, आर्गन Ar, क्रिप्टॉन Kr, जेनॉन Xe, रेडॉन Rn, ठीक है। तो ये हो गए आपके मोनो एटॉमिक, मतलब एक ही एटम। अब हम डाई एटॉमिक की बात करें, मतलब दो एटम, ठीक है। एक मॉलिक्यूल में दो एटम है तो उसको हम डाई एटॉमिक बोल देंगे, ठीक है। जैसे कि एग्जाम्पल देख लेते हैं, डाई मतलब दो, याद रखना, दो, और एटॉमिक लिखा है तो एटम, ठीक है, दो एटम। तो हाइड्रोजन की अगर हम बात कर रहे हैं तो हाइड्रोजन को हम रिप्रेजेंट करेंगे कैसे, H2, ऑक्सीजन को हम रिप्रेजेंट करते हैं O2, नाइट्रोजन N2, क्लोरीन Cl2। अब ट्राई, ट्राई हो गया क्या, तीन एटम, ठीक है, किसी भी मॉलिक्यूल में तीन एटम, तो वो हो गया ओजोन O3। पॉली एटॉमिक, पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल में क्या आ रहे हैं हमारे, फॉस्फोरस जिसको हम P4 बोलते हैं, सल्फर जो है एसिड। अब हम इसका स्ट्रक्चर देखें तो ये सल्फर के स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, क्राउन शेप का इसका स्ट्रक्चर दिख रहा होगा आपको, ठीक है। और ये हो गया आपका फॉस्फोरस P4, ठीक है। तो ये हो गया पॉली एटॉमिक। पॉली एटॉमिक क्यों, क्योंकि इसमें तीन से ज्यादा आपको एटम्स दिख रहे हैं, ठीक है। रेडिकल्स की अगर हम बात करें तो शॉर्ट में रेडिकल्स क्या होते हैं कि एलिमेंट है उस पे चार्ज आ गया, ठीक है। एलिमेंट अगर चार्ज मतलब ऐसा बिहेव करे कि उस पे चार्ज है जैसे पॉजिटिव और नेगेटिव, तो उसे हम क्या बोल देंगे, रेडिकल। और ये जो रेडिकल्स होते हैं ये केमिकल रिएक्शन में बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होते हैं, ठीक है। दो टाइप के रेडिकल्स होते हैं, एसिडिक और बेसिक। दो टाइप के हमारे पास रेडिकल्स होते हैं, एसिडिक रेडिकल और बेसिक रेडिकल। अब एसिडिक रेडिकल क्या होते हैं, नेगेटिवली चार्ज होते हैं और हम इनको एसिडिक रेडिकल्स बोलते हैं और एनायन भी बोलते हैं। तो ये नाम याद रख लेना, एनायंस, ठीक है। एसिडिक रेडिकल आर नॉन मेटालिक आयंस एंड ग्रुप ऑफ नॉन मेटालिक एटम्स विथ नेगेटिव चार्ज। याद रखना, एसिडिक मतलब नेगेटिव चार्ज। अब कार्बोनेट जो है उस पर कितना नेगेटिव चार्ज है, CO3 2 नेगेटिव, सल्फेट जो है SO4 2 नेगेटिव, क्लोरीन या क्लोराइड जो है Cl नेगेटिव, ब्रोमाइड Br नेगेटिव, ऑक्साइड
O2 नेगेटिव, नाइट्रेट NO3 नेगेटिव, एक्सेट्रा। बेसिक रेडिकल की अगर हम बात करते हैं तो बेसिक रेडिकल मतलब पॉजिटिवली चार्ज होते हैं और हम इनको बेसिक रेडिकल बोल देते हैं और कैटायंस भी बोल देते हैं। अब बेसिक रेडिकल का एग्जाम्पल जब हम बोलते हैं तो बेसिक रेडिकल्स के एग्जाम्पल में आ जाते हैं हमारे पूरे मेटेलिक आयन और कुछ ग्रुप ऑफ नॉन मेटेलिक एटम्स ऑल्सो जो कि पॉजिटिवली चार्ज होते हैं, जैसे कि आपका हो गया क्या, सोडियम Na+ और कैल्शियम आयन Ca2+, मैग्नीशियम आयन Mg2+, अमोनियम आयन NH4+। ठीक है, इतना समझ आ गया है। अब देखो यहाँ पे एक कंपैरिजन का टेबल दिया हुआ है, ये मैं आपको बिल्कुल नहीं बताऊंगी। अगर आपको लगता है कि मैडम को ये समझाना चाहिए तो आप कमेंट में बता दीजिएगा, तो मैं फिर से समझा दूंगी, ये मुझे कोई दिक्कत नहीं है। पर ये तो ऑलरेडी हमने आपको अच्छे से बता ही दिया है कि एटम क्या होते हैं, मॉलिक्यूल क्या होते हैं और रेडिकल क्या होते हैं। ठीक है, अब ये दिया हुआ है चेक योर प्रोग्रेस, तो ये आप खुद से ही चेक कर लीजिएगा, ये नहीं बताएंगे हम आ जाते हैं केमिकल फॉर्मूला पे। केमिकल फॉर्मूला क्या होता है? केमिकल फॉर्मूला सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन होती है किसी भी कंपाउंड की। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले आपको क्या पता करना चाहिए, आपको पहले ये पता होना चाहिए कि आपको क्या कंपाउंड मिला है। ठीक है, उसकी सिंबल क्या है, फिर उसका एटॉमिक नंबर क्या है और उसका केमिकल फॉर्मूला कैसे बनेगा। ठीक है, इतना आपको पता होना चाहिए। जैसे अब हमारे पास पहला सब्सटेंस क्या है, सोडियम क्लोराइड। तो सोडियम क्लोराइड जब हमारे पास है तो मुझे तो पता है, आपका पता नहीं। मुझे पता है कि सोडियम को हम Na बोलते हैं और क्लोराइड को हम Cl बोलते हैं, तो मुझे सिंबल पता हो गई इसकी Na और Cl। मुझे ये भी पता है कि NaCl में कितने एटम है, एक Na और एक Cl, तो इसका केमिकल फॉर्मूला क्या बन गया, NaCl बन गया। ठीक है, अब यहाँ पे दिया हुआ है क्या बच्चे, सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड में हमें तो सल्फर भी पता है और ऑक्साइड भी पता है कि सल्फर S है और ऑक्साइड को हम O से रिप्रेजेंट करते हैं। क्योंकि यहाँ पे डाई लगा है और डाई का मतलब होता है दो, तो मुझे ये पता है कि सल्फर का एक एटम लेना है और ऑक्सीजन के 2 एटम लेना है। ठीक है, और इसीलिए ये क्या बन जाएगा, SO2। इतना क्लियर हो गया। अब हम आ जाते हैं वैलेंसी पे। वैलेंसी क्या होती है, वैलेंसी कुछ नहीं होती, वैलेंसी सिर्फ कंबाइनिंग कैपेसिटी होती है किसी एटम की। ठीक है, किसी भी एटम की कंबाइनिंग कैपेसिटी होती है। अब हम इसको कंबाइनिंग कैपेसिटी को भी हम 2 टर्म्स से समझ सकते हैं। एक तो हम बोले कि रिप्लेसिंग, या किसी एटम को रिप्लेस कर दे, या फिर हाइड्रोजन के साथ कंबाइन हो जाए। ठीक है, जैसे कि अगर हम बात करें हाइड्रोजन क्लोराइड की, तो हाइड्रोजन क्लोराइड क्या कर रहा है, हाइड्रोजन क्लोराइड मतलब Cl जो है वो क्या कर रहा है, एक H को कंबाइन कर ले रहा है अपने साथ और क्या बना रहा है, हाइड्रोजन क्लोराइड। तो इसकी वैलेंसी कितनी हो गई, एक, क्योंकि एक कितना कर पाया, सिर्फ एक ही H को अपने पास कंबाइन कर पाया। ठीक है, अब ऑक्सीजन की बात करते हैं बेटा, तो ऑक्सीजन सॉरी वाटर की बात करते हैं, तो वाटर में ऑक्सीजन के साथ कितने हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन है। तो ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी हो गई, 2, क्योंकि इसने 2 हाइड्रोजन को क्या कर पाया, अपने पास कंबाइन किया है। ठीक है, फिर हम बात करें N मतलब नाइट्रोजन की, तो नाइट्रोजन की जो कंबाइनिंग कैपेसिटी होगी वो कितनी होगी, यानी कि इसकी वैलेंसी होगी 3, क्योंकि ये कितने मतलब कितने हाइड्रोजन को कंबाइन कर पा रहा है, 3 हाइड्रोजन को, एक को इधर एक को इधर एक को इधर। तो ये वैलेंसी का कंसेप्ट समझ आया कि जितने हाइड्रोजन को कोई एटम अपने पास रख पा रहा है उतना ही उसकी वैलेंसी होगी। ठीक है, अब वैलेंसी को एक तरीके से और समझ सकते हैं कि लॉस और गेन। अगर कोई एटम जो है वो लॉस कर रहा है किसको, इलेक्ट्रॉन को, तो वो क्या है, if an atom is said to be positive when it loses its electrons। ठीक है, हम किसी एटम को ये बोल सकते हैं पॉजिटिव जब वो, अच्छा ये कंसेप्ट समझने के पहले तो हम ये स्ट्रक्चर समझ लेते हैं कि ये जो है ये आपका क्या हो गया, न्यूक्लियस हो गया। इसमें ये वाला जो हिस्सा दिख रहा है ना आपको, ये क्या हो गया आपका न्यूक्लियस। इसमें ये जो रेड वाले दिख रहे हैं ये हो गए आपके न्यूट्रॉन्स और ब्लैक वाले हो गए आपके प्रोटॉन्स। ठीक है, फिर इसके बाद जो हम बात करते हैं वो है आपके इलेक्ट्रॉन्स। ये सारे जो ब्लू ब्लू दिख रहे हैं आपके क्या हो गए, इलेक्ट्रॉन्स हो गए। ठीक है, फिर इसके बाद ये जो आपकी लाइंस दिख रही है ना, ये हो गई आपकी शेल या फिर ऑर्बिट, और ये जो लास्ट वाली जो है ये हो गई आपकी वैलेंसी शेल। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। अब ये वैलेंसी शेल में क्या होता है कि कोई भी एटम
अपनी ऑक्टेट कंप्लीट करता है। ऑक्टेट मतलब 8 इलेक्ट्रॉन को अचीव करना। क्या करना? 8 इलेक्ट्रॉन को जब कोई एटम या फिर कोई मॉलिक्यूल जब स्टेबल होता है तो उसके पास जो आखिरी शेल होती है उसमें ऑक्टेट बना हुआ होता है, ठीक है, तो वो स्टेबल माना जाता है। अब इसके लिए क्या करते हैं एटम्स, या तो इलेक्ट्रॉन देते हैं या तो इलेक्ट्रॉन लेते हैं। तो जो इलेक्ट्रॉन दे देता है वो क्या हो जाता है? पॉजिटिव, और जो इलेक्ट्रॉन को ले लेता है वो हो जाता है नेगेटिव, ठीक है। अब जैसे हम बात करते हैं कि इलेक्ट्रॉन लूज करने वाले, जो मतलब जो इलेक्ट्रॉन दे देते हैं, ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन को लूज करते हैं या इलेक्ट्रॉन जो दे देते हैं वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाते हैं, है ना, देने से वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाते हैं। और जो भी मेटल होते हैं और हाइड्रोजन होते हैं वो कैसे होते हैं? उनकी वैलेंसी पॉजिटिव वैलेंसी होती है। एग्जांपल सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम और जिंक। तो सोडियम +1, कैल्शियम +2 मतलब 2 इलेक्ट्रॉन देगा, मैग्नीशियम भी 2 इलेक्ट्रॉन दे देता है, जिंक भी अपने 2 इलेक्ट्रॉन को देता है, ठीक है, और स्टेबिलिटी गेन कर लेता है। अब जो एटम नेगेटिव वैलेंसी के साथ होते हैं मतलब वो इलेक्ट्रॉन को ले रहे हैं, ठीक है, नेगेटिव मतलब कि उन्होंने इलेक्ट्रॉन लिया है, ठीक है। और यहाँ पे क्या आते हैं? नॉन मेटल्स आते हैं, जैसे कि ये हो गया आपका क्या? Cl, Br नेगेटिव, O2 नेगेटिव, ये सारे आपके क्या हो गए? आपके नेगेटिव वैलेंसी के हो गए, मतलब ये सारे इलेक्ट्रॉन्स गेन करते हैं। अब हमारे पास दूसरी चीज ये है कि जो वेरिएबल वैलेंसी का कंसेप्ट आता है, मतलब जिन एटम्स की 2 या 2 से ज्यादा भी वैलेंसी होती है उसको हम क्या बोलते हैं? वेरिएबल वैलेंसी। इसका एग्जांपल क्या हो गया? Cu+, जिसको हम Q+ बोलते हैं, Cu2+ मतलब क्यूप्रिक। इसकी 2 वैलेंसी दिख रही है, एक जगह ये +1 शो कर रहा है, एक जगह ये +2 शो कर रहा है, तो इसकी 2 वैलेंसीज है, ठीक है। ऐसे ही हो गया हमारा फेरस और फेरिक। फेरिक मतलब 3+ वैलेंसी वाला और फेरस मतलब 2+ वैलेंसी, ठीक है, इतना क्लियर हुआ। अब यहाँ हम देखते हैं एक चार्ट बना हुआ है, 1, 2 और 3 वैलेंसीज को ये क्लासिफाई कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे 1 में जो पॉजिटिव वैलेंसीज है और 2 में जो नेगेटिव वैलेंसीज है, मैं आपको सिर्फ नाम बता दूंगी और इनके सिंबल आप याद कर लीजिएगा, ठीक है। और ये वैलेंसीज मैंने आपको बता दी कि इनकी 1 वैलेंसी होगी, मतलब इसकी +1 इधर वालों की, ठीक है, और इधर वालों की नेगेटिव में। तो मैं नाम बता देती हूँ, पॉजिटिव वैलेंसी में +1 वैलेंसी के कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, जैसे पोटेशियम, सोडियम, हाइड्रोजन, एमोनियम, ये क्या हो गए आपके +1, ये सारे कितने के हो गए? +1 वैलेंसी, ठीक है। फिर यहाँ हम नेगेटिव में देखें, -1 में कौन से एलिमेंट्स आ रहे हैं आपके? क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, नाइट्रेट, ऑक्साइड, कार्बोनेट, सल्फेट, सल्फाइड, ठीक है, सल्फाइड और सल्फेट, ये सब क्या हो गए आपके? ये सारे हो गए आपके -1 वैलेंसी, ठीक है, मतलब कि इनकी जो वैलेंसी है वो कितनी होगी? -1। अब वैलेंसी 2 की अगर हम बात करें तो पॉजिटिव में हमारे पास है कैल्शियम, मैग्नीशियम और जिंक, इनकी वैलेंसी कितनी होगी? 2+ या +2, ठीक है। फिर ऑक्साइड, सल्फाइड, सल्फेट, सल्फाइड, सल्फेट और कार्बोनेट, इनकी जो वैलेंसी है वो क्या होगी बेटा? -2 या 2 नेगेटिव, ठीक है। फिर वैलेंसी 3 की अगर हम बात करते हैं तो एल्यूमिनियम, इसकी वैलेंसी कितनी होगी? +3, और फॉस्फेट, इसकी वैलेंसी कितनी होगी? -3। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो है एलिमेंट के जो वेरिएबल वैलेंसी जो शो करते हैं उनके नाम दिए हुए हैं और उनकी वैलेंसी दी हुई है कि भाई कॉपर की 2 वैलेंसी हो गई, एक हो गई Cu+ और एक हो गई Cu2+। आयरन, जिसको हम फेरम बोलते हैं, लैटिन में हम इसको फेरम बोल देते हैं, और कॉपर को हम बोल देते हैं क्यूपरम, ठीक है। इसकी भी हम देखेंगे तो यहाँ पे 2+ कर लेना बेटा और यहाँ पे कर लेना 3+, क्योंकि फेरस और फेरिक की बात कर रहे हैं। फिर हो गया लेड, लेड Pb2+, Pb4+, सिल्वर, सिल्वर में Ag+, Ag2+, गोल्ड Ag+, Ag3+। इसका मतलब इनकी वैलेंसी जो है वो चेंज होती रहती है, ठीक है। फिर हम आ जाते हैं फॉर्मूला मेकिंग पे। अब फॉर्मूला मेकिंग जो है उसके लिए 2-3 बातें बहुत ध्यान रखनी है कि सबसे पहली बात यह है कि आपको इन जो कंपाउंड लिखे हुए हैं इनके सिंबल पता होना चाहिए कि भाई कैल्शियम को Ca बोल रहे हैं, क्लोराइड को Cl बोल रहे हैं, मैग्नीशियम को Mg बोल रहे हैं, मैग्नीज को Mn बोल रहे हैं, है ना, ये याद होना चाहिए और वैलेंसी याद होनी चाहिए, तो आपके लिए फॉर्मूला मेकिंग बहुत ही इजी हो जाएगा, ठीक है। अब कैल्शियम क्लोराइड दे दिया है तो हमें, मुझे पता है, आपका पता नहीं, आपको याद है कि नहीं, कैल्शियम क्लोराइड
2+ है ना, वैलेंसी के साथ बता रही हूँ। Cl क्लोराइड को बोलते हैं Cl, और 1 नेगेटिव इसकी वैलेंसी है। जब हम क्रॉसिंग ओवर करवा देंगे इनकी, तो इनकी जो नंबर है ये इंटरचेंज हो जाएगी। इसका मतलब 2 कहाँ चले जाएगा, Cl के पास, और 1 आ जाएगा Ca के पास। तो इसका फॉर्मूला बन जाएगा CaCl2। ऐसे ही होगा मैग्नीशियम ऑक्साइड, Mg2+ और O2 नेगेटिव। अब क्योंकि यहाँ सेम है, तो हमने मैथ्स में पढ़ा ही है कि सेम सेम चार्ज कैंसिल हो जाते हैं। ठीक है, तो ये बन गया MgO। फिर हो गया सोडियम सल्फाइड। सोडियम सल्फाइड सेम वही, हमको ये पता होना चाहिए इनके सिंबल और वैलेंसी। तो ये बन गया क्या, Na2S। ठीक है, पोटेशियम सल्फेट K1+ और SO4 2 नेगेटिव। इसको फिर से हमने क्रॉस करवा दिया, तो ये बन गया K2SO4। फिर एल्यूमिनियम सल्फेट Al3+, SO4 2 नेगेटिव। इनको जब हमने कंबाइन किया तो ये क्या बन गया, ये बन गया Al2SO4 होल थ्राइस। ये आएगा किसमें, होल थ्राइस में। होल थ्राइस मतलब ये ब्रैकेट लगा के हमने बाहर 3 लिखा है ब्रैकेट के, होल थ्राइस। एल्यूमिनियम फॉस्फेट, तो एल्यूमिनियम का हमें अमोनियम फॉस्फेट। ठीक है, अमोनियम फॉस्फेट मतलब NH4 1+, PO4 3 नेगेटिव। फिर इसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा, क्रॉस करवा देंगे तो इसको, मतलब इसके मतलब इसकी जो वैलेंसी है 3 यहाँ शिफ्ट हो रहा है और 1 यहाँ शिफ्ट हो रहा है, तो इसका मतलब ये बन गया NH4 होल थ्राइस PO4। ठीक है, होल थ्राइस आएगा यहाँ NH4 के बाद। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। अब आ गया सोडियम कार्बोनेट। तो हमें सोडियम का भी पता है Na, और कार्बोनेट का भी हमने पढ़ रखा है। तो ये हम जब इसका क्रॉसिंग ओवर करवा देंगे तो ये क्या बन जाएगा, Na2CO3। नेक्स्ट हम आ जाएं कैल्शियम फॉस्फेट पे। जब कैल्शियम फॉस्फेट की अगर हम बात करें, तो कैल्शियम का सिंबल भी हमको पता है और फॉस्फेट का भी पता है। तो जब इनका क्रॉसिंग ओवर करवा दिया तो बहुत सिंपल सी बात है, ये क्या बन गया, Ca3PO4 होल ट्वाइस। अब पीरियोडिक टेबल की बात करते हैं। यहाँ नेक्स्ट टॉपिक हमारा पीरियोडिक टेबल है, नेक्स्ट और लास्ट। तो पीरियोडिक टेबल जो है वो मेंडलीव ने दिया था। मेंडलीव जी ने 1869 में ये पीरियोडिक टेबल दिया। इन्होंने इस पीरियोडिक टेबल में किया क्या है, कुछ नहीं किया है, सिर्फ टेब्यूलर फॉर्म में, कुछ नहीं तो नहीं बहुत कुछ कर दिया है टेब्यूलर मैनर में क्या किया है, इंक्रीजिंग ऑर्डर के हिसाब से, एटॉमिक मास के हिसाब से इन्होंने एलिमेंट्स को रो और कॉलम में जमाया था। ठीक है, ये क्या हो गया है, मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल। लेकिन फिर एक साइंटिस्ट आए, उनको अच्छा नहीं लगा ये, तो उन्होंने क्या किया, उसमें थोड़े से चेंजेस किए, और उनका नाम था मोस्टली। ये आए थे 1913 में। ठीक है, इन्होंने क्या किया, मेंडलीव ने उसको एटॉमिक मास के हिसाब से अरेंज किया था इंक्रीजिंग ऑर्डर में। इन्होंने उसमें चेंज करके क्या कर दिया, इसको एटॉमिक नंबर के हिसाब से चेंज कर दिया। वही टैब्यूलर फॉर्म में, बस एटॉमिक नंबर के हिसाब से चेंज किया, और मेंडलीव ने एटॉमिक मास के हिसाब से चेंज किया था। ठीक है, बस यही डिफरेंस है। और तब से इस पीरियोडिक टेबल को हम जानने लगे हैं कि मॉडर्न मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल, और बहुत सारी जगह हम इसको मॉडर्न पीरियोडिक टेबल ही बोलते हैं। ठीक है, अब हम ये पीरियोडिक टेबल को समझ लेते हैं। पहले तो मैं आपको बता देती हूँ कि ये जो है ये ग्रुप है। ठीक है, जो आपको यहाँ लेफ्ट टू राइट जाने पे जो आपको दिख रहे हैं, ये क्या है, ये ग्रुप है। ये फर्स्ट ग्रुप हो गया, ये सेकंड ग्रुप हो गया, ये थर्ड हो गया, ये फोर्थ हो गया, फिफ्थ ग्रुप, सिक्स्थ ग्रुप एंड सेवेंथ ग्रुप। और ये लास्ट में जो आपको दिख रहा है ये क्या है, आपका जीरोथ ग्रुप। ये जीरोथ ग्रुप जो है, यहाँ पे पूरी इनर्ट गैसेस होती है। क्लियर। फिर पीरियड, पीरियड होते हैं फर्स्ट पीरियड, सेकंड पीरियड, थर्ड पीरियड, फोर्थ पीरियड। ठीक है, मतलब आप जब टॉप टू बॉटम जाएंगे तो आपको यहाँ पीरियड्स दिखेंगे। क्लियर। फिर इसके बाद जो है मैं आपको ये बता देती हूँ कि ये क्या है। जब इन्होंने इसको रखा तो यहाँ पे ये जो एक एलिमेंट को रखा गया है, इस पूरे इसको हम क्या बोलते हैं, इस ब्लॉक को बोलते हैं हम की। अब यहाँ पे जो ये देखो एग्जांपल दिया हुआ है नाइट्रोजन का। तो नाइट्रोजन जो है, नाइट्रोजन जो है वो यहाँ पे एटॉमिक नंबर रख दिया है यहाँ पे ऊपर 7, और नाइट्रोजन जो है उसको N उसका जो सिंबल है उसको सेंटर में रखा हुआ है। और यहाँ पे क्या किया इन्होंने, 14 जो है इसका रिलेटिव एटॉमिक मास है, इसको यहाँ पे इन्होंने रिप्रेजेंट करके
रख दिया है, ठीक है, इतना क्लियर हो गया। अब ये देखो, ये जो एक शेल है इसको क्या बोलते हैं, की, इसको क्या बोलते हैं, की। क्लियर, इतना क्लियर हुआ, इसको हम बोल रहे हैं की। अब यहाँ पे हम देख लेते हैं कि 2 लाइनें लिखी हुई हैं कि जो एक ग्रुप में रखे गए हैं, यानी कि ये पूरा एक ग्रुप हो गया आपका, ठीक है। एक ग्रुप में जितने भी एलिमेंट रखे हुए हैं इनको हम क्या बोलेंगे कि इनकी जो वैलेंसी है वो कितनी होगी, 1, ठीक है, इनकी वैलेंसी होगी 1। जैसे कि हाइड्रोजन की 1 हो गई, लिथियम की 1 और Na की भी 1, इन सब की क्या होती है, 1 होती है। पोटेशियम की भी 1 वैलेंसी होती है। इतना समझ आया बेटा आपको? तो यहीं पे मैं इस चैप्टर को एंड करती हूँ, है ना। इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क योर डाउट इन कमेंट सेक्शन। स्टे कनेक्टेड टू साइंस वाइज। थैंक यू बच्चों।